नमस्कार दोस्तों, अभिषेक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एटलीस्ट 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। सो व्यूअर्स हु वांट टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश, यू कैन सी द लिंक पोस्टेड बिलो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट जो है वो सभी एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होता है और एक्सटर्नल बोरोइंग से रिलेटेड होता है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 1 अप्रैल 2000 से इफेक्ट में आया था। नाउ बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, हमारे लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो जो भी कॉस्ट बोरोइंग से रिलेटेड होगी या बोरोइंग से एसोसिएट होगी उसे हम बोरोइंग कॉस्ट कहेंगे। सपोज आज मैं एक कमर्शियल बैंक से लोन लेना चाहता हूँ और मैंने एक लोन की एप्लीकेशन फाइल करी है और मुझे लोन मिल जाता है, मेरा लोन प्रोसेस हो जाता है। तो इन दिस केस जो मेरा इंटरेस्ट पीरियोडिकल इंटरेस्ट होगा वो मेरा एक बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो बैंक अपनी प्रोसेसिंग फीस लेता है लोन प्रोवाइड करने में, वो मेरा बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो बैंक लेता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट, तो वो मेरा बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो डेफिनेशन जो है ये 16 के अकॉर्डिंग बोरोइंग कॉस्ट की है। बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। नाउ बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को किसी बोरोइंग से रिलेटेड तो वो इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा, प्रोसेसिंग चार्जेस इंक्लूड हो जाएगी, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है। और इसके अलावा अगर हम कुछ एग्रीमेंट बनवाते हैं, जैसे होता है कंपनीज अगर कुछ लोन लेना होता है कंपनीज को, तो वो अपनी प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है बैंक के सामने कि हमारा 3-4 साल में कितना ग्रोथ रेट रहेगा, क्या हमारी सेल्स होगी, क्या हमारी एसेट्स का वैल्यूएशन रहेगा। तो वो एक रिपोर्ट बनवाई जाती है। उस रिपोर्ट को बनवाने के जो चार्जेस पे होते हैं उसको भी हम बोरोइंग कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो लेसी रेंट पे करता है, लीज रेंट एनुअली लेसर को, वो हम बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। और जो एक्सचेंज डिफरेंसेस होते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको भी हम बोरोइंग कॉस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा एज पर दिस इज। तो अगर वो नॉर्मल बोरोइंग कॉस्ट है, नॉर्मल बोरोइंग कॉस्ट से मेरा मतलब है अगर वो बोरोइंग किसी ऐसे एसेट के लिए ली गई है या किसी ऐसे एसेट के लिए की गई है जो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, तो उस केसेस में जो आपका इंटरेस्ट होगा या जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो एक एक्सपेंस मान लिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर दिया जाएगा। विपरीत इसके अगर कोई बोरोइंग इस पर्पज से हुई है कि उससे कुछ एक्विजिशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है क्वालिफाइंग एसेट का, देन उस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। उसमें भी 2 कंडीशंस होने चाहिए। अगर उससे एंटरप्राइजेस को भविष्य में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रखे हों और जो बोरोइंग कॉस्ट हो वो इजीली रिलायबल हो, इजीली मेजरेबल हो सके। नाउ ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि वो जो बोरोइंग्स लिया गया है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। तो क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो थोड़ा सा सब्सटेंशियल टाइम लेता है उसको यूज करने के लिए या उसकी सेल के लिए। सो एन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स स्टैंडर्ड यूज और सेल। यहाँ 2 बातें ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। इंटेंडेड यूज मतलब हम उसको फ्यूचर में फिक्स टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो फिक्स एसेट भी हो सकता है। और जो क्वालिफाइंग एसेट है वो अवेलेबल है सेल के लिए, यानी कि वो करंट एसेट भी हो सकता है। अब देखते हैं कि सब्सटेंशियल पीरियड क्या कंसिडर किया जा सकता है। नॉर्मली 12 मंथ्स को हम सब्सटेंशियल पीरियड जो है कंसिडर कर लेते हैं। इससे कम का भी हो सकता है, 4 से 6 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। नॉर्मली एजम्पशन ये रहती है कि 12 मंथ्स रहेगा सब्सटेंशियल पीरियड।
इससे भी कम हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं क्वालिफाइंग एसेट्स के, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज। नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं या जो ऑलरेडी प्रोड्यूस करे जा चुके हैं, जिसमें हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है इन रिलेशन टू प्रोडक्शन, और यू कैन से प्रोडक्शन पे, और जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है उस पर। जैसे सपोज मैं एक कार के शोरूम में जाता हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है, तो जो कार है वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें मुझे कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है या मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उस कार का कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना है, तो वो कार क्वालिफाइंग एसेट्स में कवर नहीं होगी। सिमिलरली इन्वेंट्रीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड, जो नॉर्मली रूटीनली इन्फेक्शंस जो है इन्वेंट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो छोटे छोटे ड्यूरेशन में जो है प्रोड्यूस होती रहती हैं इन्वेंट्रीज, वो भी क्वालिफाइंग एसेट्स में कवर नहीं होगा। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में। तो बोरोइंग कॉस्ट जो है, मैंने जैसे बताया कि अगर वो यूज हो रही है, अगर बोरोइंग हमने करी है किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और प्रोडक्शन में, तो वो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और इन अदर केसेस जो बोरोइंग कॉस्ट होगा वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया जाएगा। तो बोरोइंग एक होती है जनरल बोरोइंग। तो इसमें क्या होता है कि हम फंड्स एक्वायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ए क्वालिफाइंग एसेट। तो इसमें जो अमाउंट कैपिटलाइज होगा उसके लिए हमें 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले हमें कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि वेटेड एवरेज रेट पे कैलकुलेट होगा, और फिर जो कैपिटलाइज कॉस्ट होगी वो उस कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उतना अमाउंट जो हमने प्रोपोर्शनेटली यूज करा है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट। तो सपोज अगर मैं आज 100 करोड़ की या 100 रुपये बोरोइंग करता हूं, और उसमें से 50 रुपये जो मेरा है वो क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने में या उसके प्रोडक्शन में यूज हुआ है, तो उस 50 रुपये को मैं कैपिटलाइजेशन रेट, जो कि वेटेड एवरेज रेट होगा, उससे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा, रिजल्टेंट अमाउंट को मैं कैपिटलाइज कर लूंगा। अब स्पेसिफिक बोरोइंग में इसका क्या केस होता है? स्पेसिफिक बोरोइंग वो होती है जहां फंड्स एक्वायर किए जाते हैं स्पेसिफिकली इन क्वालिफाइंग एसेट को परचेज करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट होगी, जो मैंने एक्चुअल बोरोइंग करी है, उसमें से जो मेरे को उस बोरोइंग कॉस्ट से रिटर्न कुछ इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट पे, वो माइनस हो जाएगा, और जो नेट अमाउंट होगा उसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। तो सिंपल सेंस में मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट, उसमें अगर मुझे कोई इनकम हुई है और जो मेरी एक्चुअल बोरोइंग है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बुक्स में शो हो जाएगा और बुक्स में कैपिटलाइज हो जाएगा। अब कैपिटलाइजेशन हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? हम कब ये मान लेंगे कि बुक्स में कैपिटलाइजेशन हो सकता है बोरोइंग्स का? 3 कंडीशंस हैं दोस्तों, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। तो देयर शुड बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 16 है, ये किसी प्रिजम्पशन पे बिलीव नहीं करता है, या जो कॉस्ट होती है, चाहे बोरोइंग कॉस्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, वो एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर जो है वो हमने लगाया हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, और एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हुई हो, और जो एक्टिविटीज हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसेट एंड इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोसेस। ठीक है, कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड हो जाएगा? तो सपोज यहाँ पे कुछ टेम्पररी डिले हो जाता है, जैसे कभी आपके पास लेबर नहीं हुए मशीनरी में पार्ट्स जोड़ने के लिए, या कुछ आपको मटेरियल चाहिए, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया है ऑन द अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर सस्पेंशन होता है तो उसको सस्पेंशन नहीं माना जाएगा। प्लस पर अगर इसके अलावा कुछ और कारण है जिसकी वजह से हमारा जो काम है, जो प्रोडक्शन है और जो कंस्ट्रक्शन है क्वालिफाइंग एसेट का, वो रुक गया है या हम खरीद नहीं पाए हैं क्वालिफाइंग एसेट को,
तो कैपिटलाइजेशन उस वक्त के दौरान, उस वक्त तक जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, और जब वो एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट समाप्त हो जाएगी, तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट बंद कर देंगे। ठीक है। हाउएवर, सपोज एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को 100 बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसमें से वो 50 बिल्डिंग की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कंप्लीट कर चुका है, कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट कर चुका है, और 50 बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी बची हुई है। तो इन दिस केस जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी इन रिलेशन टू वो 50 बिल्डिंग्स जिनका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उनका कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग होएगा, और जो 50 बिल्डिंग्स जो कि जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा चुका है, उसकी जो है कैपिटलाइजेशन जो है वो समाप्त हो जाएगी। सो यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें मेंशन करने होते हैं, जो हमें देने होते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर हम ये स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ हुई हो जो बोरोइंग कॉस्ट के लिए, और कितना बोरोइंग कॉस्ट है जो कि कैपिटलाइज किया गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन बोरोइंग इज टेकन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60 और जो नया इंड AS आया है बोरोइंग कॉस्ट का, उसके जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं वो प्रस्तुत करूंगा।